हेलो क्लास 6 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है, आपके पेपर बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं, या फिर आपके स्कूल में हो सकता है पेपर चल भी गए हो। तो क्लास 6 का एक और पीरियडिक टेस्ट में आया पेपर सोल्व करते हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय प्रेमश्री केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। अब देखो, आपके पेपर क्योंकि साथ साथ हो रहे हैं, आपके लिए रिवीजन का इससे बेहतर तरीका नहीं है। एटलीस्ट इसको कर लेना, पेपर में बेटर परफॉर्म करोगे, मेरी मानो, विश्वास रखो। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हम 2 मिनट लेंगे। आप तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपको वीडियो के बारे में कुछ बता देता हूँ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर सोल्व। अब देखो, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का मेन मोटिव क्या होता है? हमारा रिविजन हो जाए, हमारे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए जो हम पढ़ नहीं पाए और पेपर में आ रहे हैं। पेपर में आ रहे हैं तो मतलब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे सामने होंगे और हमें पेपर को सोल्व करने की अप्रोच पता लग जाए। क्योंकि हम अगर पेपर सोल्व नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि पेपर में हमें परफॉर्म कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, किसके बाद क्या करना है, कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार आंसर देना है। ठीक है, तो आपका इससे होगा कॉन्फिडेंस बिल्ट, और कॉन्फिडेंस बिल्ट होने के बाद आपका होगा बेटर परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी पेपर में। ठीक है, तो विश्वास रखो, ये क्वेश्चन पेपर एज अ मॉक टेस्ट मेंटोर के साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी दो, बस ये क्वेश्चन पेपर हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता, पेपर में नंबर लाने हैं तो क्वेश्चन पेपर करो। आओ बिना टाइम वेस्ट किए कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, आपने वीडियो लाइक नहीं करी, चलो एक बार करके आओ। तो क्वेश्चन 1 कहता है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मिल्क इज़ द बेस्ट फूड। हम अपने, अरे मजाक कर रहा हूँ, अगर ठीक लगती है तो लाइक करना, नहीं लगती कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हमारा पैसेज है, मिल्क इज़ द बेस्ट फूड, इट हैज़ इन इट वाटर, शुगर, फैट, वाइटमिन्स एंड प्रोटीन्स। तो हमारे लिए बेस्ट फूड क्या है? मिल्क है। बेसिकली मिल्क बेस्ट फूड है। इसके अंदर वाटर मिलता है, शुगर मिलती है, फैट मिलता है, वाइटामिन्स मिल जाते हैं और हमें प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। लोग अलग अलग जानवरों से मिल्क पीते हैं। इन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड मैनी अदर कूल आइलैंड्स। तो ठंडी जगहों पर, ठंडे देशों में, देर आर काउज, वहाँ पर हमें गायें दिखती हैं सिर्फ। इन हॉट ड्राई कंट्रीज़ लाइक अरेबिया एंड द मिडल ऑफ एशिया देर आर कैमल्स। हमें ऊँट देखने को मिलते हैं मिडल ईस्ट में और आपके जितना भी अरब एरिया है। इन इंडिया देर आर बफेलोज एज वेल एज काउज, और इंडिया में तो आपको दोनों ही देखने को मिलते हैं। इन मैनी प्लेसेस देर आर गोट्स, कुछ जगहों पर बकरियां भी मिलती हैं। जैसे द एस्किमोज हैव हर्ड ऑफ रेनडियर्स। तो रेनडियर करके कुछ जानवर होते हैं जो एस्किमोज लोग होते हैं, उनको बोला जाता है, जो बहुत ठंडे इलाकों में, अलास्का, नॉर्थ अमेरिका जैसे इलाकों में रहते हैं ना, उनको एस्किमोज बोलते हैं। वो किसको यूज़ करते हैं? रेनडियर्स को यूज़ करते हैं। दे लिव इन द वेरी कोल्ड कंट्रीज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में बहुत ठंडी जगहों पर रहते हैं। इफ़ पीपल कीप काउज और दीज अदर एनिमल्स, तो अगर लोग इन एनिमल्स को रखते हैं, दे गेट लॉट ऑफ मिल्क, लोगों को मिलता है बहुत सारा दूध। फॉर मिल्क दे कैन मेक बटर एंड चीज़। तो फ्रॉम मिल्क, हम दूध से क्या बनाते हैं, मतलब वे दूध से क्या बनाते हैं जो इनको पालते हैं? बटर और चीज़। हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया। अब देखो अप्रोच कहाँ काम आती है। हमें ये पढ़ना है सिर्फ वन टाइम, वन गो में पढ़ना है, सिर्फ एक टाइम पढ़ना है। इसको एक बार पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा किसके बारे में बात चल रही है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, ऑप्शंस पढ़ने के बाद वापस से इस पर जाना है और कंफर्म करना है अपना आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच एनिमल्स डू वी गेट मिल्क फ्रॉम। तो हमें किन एनिमल्स से मिलता है मिल्क? ऑप्शन ए काउज एंड गोट्स, बी बफेलोज एंड शीप, सी कैमल एंड रेंडियर्स, और ऑल ऑफ दीज। तो हमें ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हमें ऑल ऑफ दीज, सभी जानवरों से, जो दिए गए जानवर है ना, इन सभी से दूध मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो मैं लगा रहा हूँ, एक सेकंड, कभी आप भी चल जाओ, मैंने कौन सा वो लगाया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी रेड वाला हमारा आंसर है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो पेपर को बहुत ध्यान से सोल्व करना है, मुझे नहीं पता, आपके नंबर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, वाई इज मिल्क रिगार्डेड एज द बेस्ट फूड। क्यों मिल्क को बेस्ट फूड कहा गया है? ऑप्शन ए कहता है इट हैज़ वाटर, बी कहता है इट हैज़ वाटर एंड शुगर, सी कहता है इट हैज़ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। तो ऑब्वियसली ये सब होते हैं इसमें, इसीलिए इसको बेस्ट फूड कहा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। और डी क्या था? इट हैज़ वाटर एंड वाइटामिन्स ओनली, नहीं, ये सब होंगे। ऑप्शन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है, विच एनिमल आर केप्ट इन इंडिया फॉर मिल्क। तो कौन सा एनिमल रखा जाता है इंडिया में मिल्क के लिए? काउज एंड गोट्स, बी गोट्स एंड बफेलोज, सी काउज एंड बफेलोज, और डी काउज, बफेलोज एंड गोट्स। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हमारे इंडिया में सभी काउज, बफेलोज और गोट्स मिलती हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 की जब चलते हैं, व्हाट डू एस्किमोज कीप फॉर मिल्क। तो एस्किमोज वो लोग होते हैं जो ठंड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका के देश जो छोटी कंट्रीज़ हैं उसमें रहते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, काउज, कैमल्स, गोट्स और रेंडियर्स। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, रेंडियर्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, व्हाट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क। हम दूध से क्या बनाते हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है यहाँ पर दिया भी गया था, बटर एंड चीज़। ये सारे आंसर आपको पैसेज में मिलेंगे, लेकिन हमने तो डायरेक्ट देख लिया कि हमें पैसेज पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। तो वाइटामिन, प्रोटीन्स ये गलत है, शुगर एंड फैट ये भी गलत है, बटर एंड चीज़ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका, बटर एंड चीज़। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, वन गो में पढ़ेंगे अपना जो भी पैसेज है, और क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे, देन वापस पैसेज पर आएंगे। तो वन गो में पढ़ लेते हैं, माय नेक्स्ट पेट। अब मैं आपको समझाता हूँ इसलिए बार बार पढ़ लेता हूँ, लेकिन वन गो में कैसे पढ़ेंगे अब देखते हैं पेपर में हम पर्टिकुलर कैसे परफॉर्म करेंगे। माय नेक्स्ट पेट वॉज अ पिजन, द मोस्ट रिवोल्टिंग बर्ड टू लुक एट, with his feathers pushing through the wrinkled scarlet skin mixed with the horrible yellow down that covers baby pigeon and makes them look as though they have been peroxiding their hair because of his repulsive and obese appearance. We called him Quasimodo since he had an unorthodox upbringing without parents to teach him. Quasimodo became convinced that he was not a bird at all and refused to fly. He walked everywhere. He was always eager to join us in anything we did. He would even try to come for walk with us. So you had to either carry him on your shoulder, which was risking an accident to your clothes, or else you let him walk behind. If you let him walk, then you had to slow down your own pace to suit his. For should you get too far ahead and you के बाद आपका पैसेज आगे, you would hear the most frantic and imploring coos and turn around to find Quasimodo running desperately after you. क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट पढ़ेंगे, वन गो में पढ़ लिया आपने। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, द नरेटर डिस्क्राइब्स द पिजन एज अ रिवोल्टिंग बर्ड बिकॉज ऑप्शन ए ही कुड नॉट फ्लाई, ऑप्शन बी ही हैड टू बी कैरीड एवरीवेयर, ऑप्शन सी ही हैड रिंकल्ड स्किन कवर्ड विद येलो फेदर, और डी ही वॉज फैट। तो हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो बर्ड थी उसको रिवोल्टिंग बर्ड इसलिए कहा नरेटर ने क्योंकि उसके रिंकल्ड स्किन थी जो कि येलो फेदर से कवर्ड थी, और उसका मतलब अपीयरेंस ही उसको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने उसको रिवोल्टिंग बर्ड कहा। क्वेश्चन नंबर 2, कोसिमोदो गोट हिज नेम बिकॉज। अब कोसिमोदो ने वो नाम क्यों पाया? ऑप्शन ए कहता है ही वॉज फैट एंड अगली, बी ही वॉज अट्रैक्टिव, सी ही कुड नॉट फ्लाई, और डी ही लव्स बिहेविंग लाइक ह्यूमन बींग्स। तो ही लव्स बिहेविंग लाइक ह्यूमन बींग्स, उसकी जो आदतें थी वो अजीब थी, वो चलता था, उड़ता नहीं था, और हमेशा इंसानों की तरह बिहेव करता था, इसलिए उसका नाम कोसिमोदो रखा गया। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ आप देख लेते हैं, वी नो दैट कोसिमोदो वाज ऑलवेज ईगर टू गो ऑन अ वॉक बिकॉज, क्यों जाना चाहता था वॉक पर हमेशा? ऑप्शन ए ही वॉकड एवरीवेयर, बी ही डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई, सी ही कंप्लेंट लाउडली इफ ही वॉज नॉट टेकन अलोंग, और डी ही ऑलवेज कॉपीड वट एवर ह्यूमन डिड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ही वॉकड एवरीवेयर, दैट इज वाई कोसिमोदो ऑलवेज ईगर टू गो ऑन अ वॉक। ठीक है, ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। कोसिमोदो प्रोटेस्टेड व्हेन ही वॉज, तो ऑप्शन ए कहता है लेफ्ट एट होम, बी लिफ्टेड ऑन ह्यूमन शोल्डर, सी टेकन फॉर अ वॉक, और डी लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग वॉक्स। तो टेकन फॉर अ वॉक, कोसिमोदो प्रोटेस्टेड व्हेन ही वॉज टेकन फॉर अ वॉक, जब वो सैर पर निकलता था तभी वो प्रोटेस्ट करता था। तो कोसिमोदो प्रोटेस्ट कब करता था, कब किया था? जब उसे वॉक पे नहीं ले जाते थे तो वो प्रोटेस्ट करता था। पैसेज में लिखा है इफ़ यू लेट हिम वॉक यू हैड टू स्लो डाउन और ही वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, वरना वो पीछे छूट जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी भी सही होगा, लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग वॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। द फ्रेज रिस्किंग एन एक्सीडेंट टू योर क्लोथ्स मीन्स, रिस्किंग एन एक्सीडेंट टू योर क्लोथ्स का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए द बर्ड पीक्ड एट देयर क्लोथ्स, बी ऑप्शन होगा देयर वॉज अ चांस ऑफ बर्ड सोइलिंग देयर क्लोथ्स, सी द बर्ड रिस्क्ड अ फॉल, और डी द बर्ड डिड नॉट लाइक देयर क्लोथ्स। तो इसका आंसर आपका होगा साफ, देयर वॉज अ चांस ऑफ द बर्ड सोइलिंग देयर क्लोथ्स। राइटर कहता है कि अगर पिजन को उठाया तो कपड़ों को नुकसान हो सकता है, जैसे कि मतलब गंदे करना, वो गंदे कर सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसमें। आइए
अपने नेक्स्ट सेक्शन बी पर चलते हैं, ग्रामर एंड राइटिंग पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो हमारे पास ब्रैकेट में ऑप्शंस अवेलेबल है, इनमें से हमें एक चूज़ करना है। तो देखो पहला ऑप्शन जो हमारा है क्वेश्चन, द बॉय डैश शाउट शाउटेड शाउटिंग, इन तीन में से चुनना है, शाउट शाउटेड शाउटिंग। अब देखो क्योंकि द बॉय डैश लाउडली लिखा हुआ है, द बॉय शाउटेड लाउडली होगा, क्या आएगा आपका, शाउटेड आएगा, शाउटिंग नहीं आएगा, ये गलत किया हुआ है बच्चे ने, तो आंसर आएगा शाउटेड। पास्ट टेंस की बात की गई है, शाउटिंग क्यों नहीं आएगा। अब शाउटिंग के साथ जब ING जुड़ता है तो इससे पहले क्या लगता है, इज़ या वॉज लगता है, ठीक है। यहाँ पर इज़ या वॉज नहीं है, द बॉय शाउटेड लाउडली। सेकेंड ऑप्शन कहता है आई डैश ब्रॉट बाय बाइंग फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा बोट। यहाँ पर जो बाइंग लगाया हुआ है इसने गलत आंसर लगाया हुआ है, तो आंसर आएगा बोट। तो सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, ठीक है। आई बॉट टॉयज फ्रॉम द मार्केट, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट, द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, तो अंडरलाइन करना है आपको जो इसमें सेंटेंस में नाउन है। तो यहाँ पर क्या है, रेड फोर्ट आपका नाउन है, दिल्ली नाउन है, ठीक है। इसमें रॉकी इज़ माई पेट डॉग, तो रॉकी एंड डॉग, रॉकी एंड डॉग नाउन है, दोनों हमने कर दिए नाउन को। नाउन कौन से होते हैं, नाउन किसी का नाम हो सकता है, नाउन किसी जगह का नाम हो सकता है। तो बेसिकली आपको पता है रेड फोर्ट, लाल किला और दिल्ली नाम है एक जगह का और एक चीज़ का। तो रॉकी किस इंसान का नाम है और डॉग हम कुत्तों कहते हैं। तो ये सब नाम किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन, अब लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ पे आना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। हमारे पास ऑप्शन है ए एन द नो आर्टिकल। अब लाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, तो लाइट क्या हुई, बल्ब से तो आने वाली लाइट नहीं हुई, लाइट कहाँ से आ रही है, सन से, तो ये पर्टिकुलर लाइट हुई सन की। अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर है, कोई फिक्स है कि हाँ यही चीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, द, तो द लाइट कम्स फ्रॉम द सन, द ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, यू आर राजा रजनी स्टडिंग इन PMS केंद्रीय विद्यालय, जो भी आपका केंद्रीय विद्यालय होगा, इन क्लास 6, यू आर नॉट फीलिंग वेल, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 3 days लीव एज डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड यू टू टेक बेड रेस्ट। तो डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोल दिया है, इसलिए आप अपने स्कूल में, आपका नाम राजा रजनी हो सकता है, क्लास 6 के आप छात्र हैं, आप फीलिंग वेल नहीं मतलब आप अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहे, तो इसलिए आप प्रिंसिपल को क्या लिखोगे, 3 दिन की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखोगे। आइए एप्लीकेशन लिखते हैं और एप्लीकेशन का फॉर्मेट लिखते हैं। तो आपके पास देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब 5 नंबर कैसे बटे होते हैं, फॉर्मेट में बटे होते हैं। 2 नंबर आपको इसके मिलेंगे इस पूरे फॉर्मेट के, ये जो आपने लिखा, सब्जेक्ट लिखा और ये लिखा और अपना मेन मैटर लिखा, अब सब इसी चीज़ में है। इसके 2 नंबर, मेन मैटर में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और सब चीज़ सही लिखी है, जो लिखी हुई चीज़ है वो सभी चीज़ सही है, इसके 2 नंबर। और कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, उसका 1 नंबर। इस तरह से मिलते हैं आपको 5 नंबर। अब इसमें देख लेते हैं, हम हमेशा ध्यान रखना है आपको कि शुरू में आएगा टू द प्रिंसिपल। अब शुरू में आएगा टू द प्रिंसिपल, PMS केंद्रीय विद्यालय नगरोटा, ये आपका कोई भी KVS हो सकता है, ये मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, दिल्ली, कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यहाँ पर सब्जेक्ट आना ज़रूरी है, आपको सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैडम। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल सर का नाम नहीं आएगा, पोस्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पर टू द प्रिंसिपल, PM केंद्रीय विद्यालय का एड्रेस, सब्जेक्ट आपने डाल दिया, रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। यहाँ पर आपका मैटर शुरू होता है, पहले आप बताओगे अपने बारे में, पहले आपने बताया कि मैं कौन हूँ, यहाँ तक आपने बताया कि मैं कौन हूँ, किस क्लास से हूँ और आपसे क्या कहना चाहता हूँ। आई एम रजनी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन योर स्कूल। आई एम नॉट फीलिंग वेल, फिर आप यहाँ से बताओगे अपनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या होगी, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन जो आप चाहते हो, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किस कारण से आप ये लेना चाहते हो, ठीक है। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नॉट फीलिंग वेल कर रहा हूँ, ठीक है, एंड डॉक्टर मुझे सजेस्ट किया है डॉक्टर ने कि रेस्ट लो आप। तो उसके बाद करते हैं आप काइंडली ग्रांट मी लीव, ये करते हो आप रिक्वेस्ट, ये करते हो आप रिक्वेस्ट। यहाँ पर मैटर मतलब इन्फॉर्मेशन देते हो, पूरा एक्सप्लेन करते हो क्या आपको दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर देते हो आप इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया स्कूल एड्रेस, ये हो गई पोस्ट और किसको जा रहा है, टू हुम। इसके साथ ये रिस्पेक्ट आपका
ग्रेटिट्यूड हो गया। इसी के साथ आप लास्ट में एंडिंग करोगे विद कि हाँ आप ही बोल रहे हो, ठीक है, विद सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर नहीं करने, विद कि आप ही बोल रहे हो रजनी और आपकी क्लास या कोई भी आपका नाम हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और इसके साथ एंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हमेशा याद रख सकते हो अपना मैटर चेंज, क्योंकि हमेशा ऐसा तो है नहीं इसी पर आएगा एप्लीकेशन, तो आपको मैटर लिखना आना चाहिए, चीज़ें लिखनी आनी चाहिए। ये आपकी क्या थी, रिक्वेस्ट थी, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का और पार्ट देख लेते हैं। यू आर किरण, स्कूल कैप्टन ऑफ ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल बहादुरगढ़। तो ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल बहादुरगढ़ की आप किरण हो और कैप्टन हो, स्कूल कैप्टन। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन 25 जुलाई 2025। देखो 25 जुलाई 2025 को। इससे पता चलता है कि ये पेपर लेटेस्ट का है, ठीक है, लेटेस्ट हुआ है। आप किरण ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल की स्कूल कैप्टन हो, आप बहादुरगढ़ की, और आपको इन्फॉर्म करना है बच्चों को कि एक पोएम कंपटीशन होना है जिससे, और आप स्कूल कैप्टन भी हो। तो आइए एक अपना नोटिस लिखते हैं। नोटिस लिखने को आ गया है, तो हमारे पास नोटिस का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये हमारा नोटिस का फॉर्मेट है। अब सबसे पहले आप डालोगे स्कूल, हेडिंग पे क्या डालोगे, स्कूल। फिर आप डालोगे, फिर आप नोटिस, नोटिस अपने आप में एक हेडिंग है, ठीक है। ये आपका नोटिस हो गया। अब इसमें आपके पास क्या है, एक हेडिंग है अलग से, ये आपका पूरा स्कूल की हेडिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका पोएम रेसिटेशन कंपटीशन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया है आपका, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सामने हो गई आपकी डेट, आपकी डेट आनी ज़रूरी है। चीज़ों का आप फॉर्मेट जान लो कि इसके बाद यही चीज़ आएगी। सब्जेक्ट आएगा, पहले हेडिंग आएगी, उसके बाद नोटिस लिखा आएगा कि हाँ नोटिस है, उसके बाद आप मैटर लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर आप मैटर लिखोगे। मैटर में आप सारी इन्फॉर्मेशन दोगे स्टार्टिंग से एंडिंग तक। कैसे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए बताया जा रहा है दैट अ पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड। डेट डालोगे, किस डेट में, डेट मिस नहीं होनी चाहिए, और इन द स्कूल ऑडिटोरियम, आप यही बताओगे कि वो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इस तरह से मैटर तैयार करोगे, चीज़ें याद रखोगे तो पेपर में लिख पाओगे। ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम्स टू द क्लास टीचर बाय 24 जुलाई। अब देखो कुछ लाइन ऐसी होती है आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। नोटिस के लिए ये लाइन हमेशा याद रखना, जिसको इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। बाय एक डेट पहले डाल देना, इससे एक पहले की डेट डाल देना। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट अ पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन। आप देखो पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन आप हटा सकते हो, कुछ और नोटिस में दिया जाएगा वो डाल देना। तो ये तो याद रख लेना कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडर डिज़ाइन, जो भी इंसान उसके लिए रखा गया है उसको कॉन्टैक्ट करना है आप। और वो कौन रखा गया है, किरण, जो कि है स्कूल कैप्टन। आपको लास्ट में अपना वो देना है कि आप कौन हो और किस बिहाफ पर आप लिख रहे हो, ये सब, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी लिखनी है। तो अंडरसाइंड कौन है, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, किरण और स्कूल कैप्टन, और यहाँ पर अपना ऐसे साइन मार देना है। मतलब ये आपका मेनली नोटिस का फॉर्मेट है, ये आपका मैटर है, ठीक है। इसका याद रखना, ये रिस्पॉन्सिबल है जो लिख रहा है, ठीक है। डिटेल्स कॉन्टैक्ट करना हो गया, ये आपका नोटिस का फॉर्मेट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी की लिटरेचर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. और फिर कुछ नहीं हुआ, उसने इंतज़ार भी किया। ये आपकी क्लास का ही एक चैप्टर है, रामनाथ एंड द सेज। तो रामनाथ एंड द सेज अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हु डिड रामनाथ टेक द बोटल ऑफ ड्यू। तो 7th के फर्स्ट का पार्ट का आंसर होगा ही टुक द बोटल ऑफ ड्यू टू द सेज। तो 7th के फर्स्ट का आंसर होगा ही टुक द बोटल ऑफ ड्यू टू द सेज, ठीक है। सेकंड का आंसर लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड द सेज डू टू द बोटल ऑफ ड्यू। तो सेज ने बोटल ऑफ ड्यू के साथ क्या किया, द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर देन गिव इट बैक, ठीक है।
सेज हंसा, उसने उस बोतल के साथ कुछ किया पानी के साथ और वो उसने वापस दे दी। तो रामनाथ ने वो बोतल, ड्यू की बोतल सेज को दी। अब ड्यू क्या होता है, जो ओस की बूंदें होती है, मतलब पेड़ पर आती है वो ड्यू, ठीक है, वो इकट्ठा किया हुआ था रामनाथ ने, वो सेज को दी। सेकंड क्वेश्चन पूछता है सेज ने क्या किया, तो सेज मुस्कुराया और उसने कुछ मटर्ड समथिंग, मटर्ड मतलब फुसफुसाया, उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़े, मुस्कुराया और कुछ मंत्र जैसे शब्द पानी पर बोले और उसके बाद उसको वापस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट डिड द सेज से टू रामनाथ वाइल रिटर्निंग द बोतल ऑफ ड्यू टू हिम। ये बिल्कुल स्टोरी के साथ चल रहा है। उसके पास वापस देते हुए बोतल को रामनाथ को क्या कहा सेज ने, तो सेज ने कहा द सेज सेड ट्राई इट आउट। ठीक है, ये आपका पैसेज में भी लिखा है, सारे क्वेश्चंस आपके पैसेज में आंसर है। देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि ट्राई इट आउट, देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट डिड रामनाथ डू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द सेज। तो सेज के पास से आने के बाद रामनाथ ने क्या किया, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका यहीं पर देखो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। और फिर कुछ नहीं हुआ, उसने उसको थोड़े से, रामनाथ ने उसको स्प्रिंकल किया कुछ ड्रॉप्स को कॉपर के ऊपर और इंतज़ार किया उसके गोल्ड बनने का, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो आइए आंसर लिखते हैं। ही स्प्रिंकल्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ही स्प्रिंकल्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न इनटू गोल्ड बट नथिंग हैपेंड। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। द नेम ऑफ द फॉक्स डैश क्या होगा, रेनार्ड या रेवन। तो फॉक्स का नाम क्या था, नेम ऑफ द फॉक्स क्या था, रेनार्ड। तो ऑप्शन ये पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रेनार्ड। ठीक है, सेकंड द वर्ड रेस्क्यू मीन्स, आपका ब्लैंक है, फिर सेव समवन और आस्क समवन फॉर हेल्प। तो रेस्क्यू का मतलब होता है सेव समवन। ठीक है, ऑप्शन ए मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सेव समवन। थर्ड होगा द नेम ऑफ रामनाथ वाइफ इज़। रामनाथ की वाइफ का नाम क्या था, मधुमती या महीपति, तो मधुमती नाम था। ठीक है, आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। आपके सामने 5 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, बट हम 5 के आंसर आपको दे देंगे। आइए लिखते हैं। अब इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख के रख लिया, बस आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन। तो कैसे रामनाथ को ये बिलीव कराया सेज ने कि कोई मैजिक पोशन जैसी चीज़ नहीं होती। मैजिक पोशन मतलब कोई भी जादुई जड़ी बूटी जैसी, औषधि जैसी, जो आपको कह लो जो औषधि होती है ना, उसको पोशन बोलते हैं। तो कोई भी जादुई औषधि जैसी चीज़ नहीं होती। ये कैसे उसने बताया, तो उसने डायरेक्टली तो बताया नहीं था। उसने तो क्या कहा, उसने कहा ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, तुम प्लांट से ऐसे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्यू कलेक्ट करो, उसके बाद वो ऐसे हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं, तो उसको विश्वास हो गया कि हाँ ये चीज़ें नहीं होती। तो उसके लिए आइए आंसर लिखते हैं। अब देखो ये स्टोरी के रूप में आंसर। तो द सेज डिडंट डायरेक्टली टेल रामनाथ देयर वाज नो मैजिक पोशन। ठीक है, तो देयर वाज नो मैजिक पोशन, इंस्टेड ही क्लेवरली, अब यहाँ से आप स्टार्ट होता है, ही क्लेवरली गाइडेड हिम टू वर्क हार्ड ऑन अ बनाना प्लांटेशन। वो केले के पेड़ लगाए, केले की खेती करे। उसने उसको स्मार्टली कहा, मतलब थोड़ा क्लेवरली कहा, उसको गाइड किया कि तुम वर्क हार्ड करो, बनाना प्लांटेशन लगाओ। मेकिंग हिम बिलीव दैट द ड्यू कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स वाज द की इंग्रेडिएंट इन द मैजिक पोशन। तो जो जादुई औषधि होगी उसमें जो मेजर आपका की इंग्रेडिएंट, मतलब कि जो मेन चीज़ होगी ना जो उसमें पड़ती है, जिसके बिना जादुई औषधि नहीं बनती, वो क्या है, वो ओस की बूंदें हैं जो तुम उससे कलेक्ट करोगे, उसकी पत्तियों से, उसके प्लांट से कलेक्ट करोगे। ठीक है, उसको ये बिलीव कर दिला दिया। फिर जो कि और ये भी बता दिया कि वो जादुई औषधि क्या करेगी, चीज़ों को सोने में बदल देगी। बाय द टाइम रामनाथ हैड स्पेंट ईयर्स कल्टिवेटिंग द प्लांटेशन एंड कलेक्टिंग ड्यू। उसने उसमें सालों लगा दिए प्लांटेशन में, बोने में, उसकी कटाई में, उसको कलेक्ट करने में ड्यू ड्रॉप्स को। और फिर उसको लास्ट में समझ में आया, ही रियलाइज दैट हिज वेल्थ केम फ्रॉम हिज ओन लेबर। तो मतलब उसकी खुद की मेहनत से उसकी कमाई हुई है, मतलब जितने भी उसने पेड़ों को बोया, काटा, बेचा, सब चीज़ें करी, उससे जो उसकी वेल्थ बनी, उसकी जो उससे कमाई हुई, वो उसकी खुद की मेहनत से हुई है, किसी जादुई पोशन से, किसी जादुई औषधि से नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 9th का फर्स्ट।
9th का फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कलेक्टिंग ड्यू, यहाँ तक लिखोगे आप, ज़्यादा नहीं लिखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रावण किंग। तो बर्ड्स क्यों बोलती थी रावण को किंग? वुड्स रावण को इसलिए किंग बोलती थी, द बर्ड्स ऑफ द वुड्स वुड कॉल द रावण किंग बिकॉज, अब आप यहाँ से आंसर लिखोगे या पूरा भी लिख सकते हो, बिकॉज द फोक्स फ्लैटर्स हिम बाय सेइंग दैट ही कुड सिंग, हिज ब्यूटिफुल फेदर्स वुड मेक हिम द रूलर ऑफ ऑल द बर्ड्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, आंसर 9th का सेकंड। आपका 9th का थर्ड, हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट जॉब। आपको कैसे पता चलेगा, कैसे बताओगे आप कि कोतवाल जो था वो मतलब अच्छा था अपने काम में, अपनी जॉब को अच्छे से करता था। तो 9th का थर्ड, इन राम टू रेस्क्यू द कोतवाल राम इज शोन टू बी अ गुड एट हिज जॉब थ्रू हिज क्विक रिस्पॉन्स टू द विलेजर्स। तो गांव के लोगों के प्रति उसका जो क्विक रिस्पॉन्स था उससे पता चलता था वो अपने काम के प्रति ईमानदार है, अच्छा है। कॉल्स फॉर हेल्प एंड हिज इमीडिएट एक्शन इन कैचिंग द थीफ। अगर उसे कोई बुलाता था तो वो एकदम एक्शन लेता था, इमीडिएट एक्शन लेता था चोर को पकड़ने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कोतवाल एक अपने काम में अच्छा था और वो ईमानदार था। ठीक है, तो इन राम टू द रेस्क्यू, रामा टू द रेस्क्यू, द जो ये चैप्टर का नाम है बेसिकली, इन रामा टू द रेस्क्यू। अब यहाँ से आपका आंसर शुरू है, द कोतवाल राम इज शोन टू गुड एट हिज जॉब थ्रू हिज क्विक रिस्पॉन्स टू द विलेजर्स, कॉल्स फॉर हेल्प एंड हिज इमीडिएट एक्शन इन कैचिंग द थीफ। 9th के 4th को देख लेते हैं। हाउ डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज। रेनार्ड कैसे कहता था कि घमंड समझदारी नहीं है। जो आपका घमंड होता है 9th का 4th पार्ट देख लेते हैं कि घमंड समझदारी नहीं है। इन द रेवन एंड द फोक्स, ये आपका चैप्टर हो गया। कई बार ऐसे पूछ लेता है किस चैप्टर की बात चल रही है। अब यहाँ से आंसर स्टार्ट हो गया। रेनॉल्ड्स सेज दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज बिकॉज इट लीड्स टू फुलिश एक्शंस। ये जो बेवकूफ़ी भरे डिसीज़न होते हैं ना उनकी तरफ ले जाता है। जो घमंड होता है उसको उसने समझदारी इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये फुलिश एक्शंस, बेवकूफ़ी भरे अपने कार्यों की तरफ ले जाता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके नकारात्मक जो परिणाम होते हैं वो निकल के आते हैं। एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द रेवन्स लॉस ऑफ हिज फूड, जैसे कि रेवन का जो खाना था वो गुम हो गया था, वो उससे छूट गया था। तो ये इसी का एक उदाहरण है। 9th का 4th हो गया आपका। 9th का 5th देख लेते हैं। हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। राम जो कोतवाल था उससे कैसे हेल्प मिली मैन और उसकी वाइफ को। तो बेसिकली मैन और उसकी वाइफ जो थी उन्होंने स्मार्ट डिसीजन लिया। आप देखो इसको स्टोरी के रूप में समझो। स्टोरी में ये हुआ था कि जो मैन था, जो आदमी था, और उसकी वाइफ थी, उनको पता चल गया था कि घर में चोर है, लेकिन उनको ये स्मार्टली बताना था कोतवाल को कि वहाँ पर चोर है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाटक किया। तो द मैन एंड हिज वाइफ गोट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल बाय क्लेवरली प्रिटेंडिंग टू कॉल फॉर हिम। तो उन्होंने प्रिटेंड किया कॉल करने का, विच मेड द थीफ बिलीव दैट द कोतवाल वाज कमिंग टू इन्वेस्टिगेट। उसको कोतवाल को इन्वेस्टिगेट करने आना था। उन्होंने नॉर्मल बातचीत करी जिससे कि थीफ को बिलीव हो गया कि ये तो आपस में बात कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे डिड दिस बाय लाउडली डिस्कसिंग व्हाट दे वुड नेम देयर अनबोर्न चाइल्ड, डिसाइडिंग ऑन द नेम रामा। वो एकदम से चिल्ला चिल्ला के अपने बेटे का नाम रामा रखने की बात करने लगे कि हम रामा रखेंगे, रामा रामा रामा। तो जब रामा 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 एक तरह से ऐसा लगने लगा कि हेल्प के लिए बुला रहे हैं, तो कोतवाल को वो समझ में आ गया कि ये तो साइन है हेल्प का। एंड रिपीटेडली कॉलिंग आउट द नेम एज इट टू समन द कोतवाल। तो कोतवाल को समझ में आया, कोतवाल फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने एकदम से चोर को पकड़ने आ गया। तो द रियल कोतवाल हियरिंग द कॉमोशन केम टू देयर हाउस एंड अप्रहेंडेड द थीफ। और फिर वो चोर को पकड़ लेता है। तो उनके नाटक करने से कोतवाल को पता चला, क्योंकि कोतवाल का नाम भी राम था और वो अपने बच्चे का नाम भी राम रखने वाले थे। ऐसे उन्होंने प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा दिखाना स्टार्ट कर दिया हमारा बच्चे का नाम राम होगा, और तेज़ तेज़ चिल्लाने लगे, ठीक है, और बात करने लगे। और थीफ को विश्वास हो गया ये तो अपनी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। तो 5th भी कंप्लीट हो गया, 4th भी, 3rd, 2nd, 1st सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ द 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, आपके सामने है। वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज। ये आपको बताया अभी कि प्राइड क्यों
वाइज नहीं है। हमने अभी देखा था कि किसकी बात की गई थी, यही क्वेश्चन था। गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, और टीचिंग क्यों सरप्राइज है। आइए इसको देखते हैं इसका आंसर, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा होगा और हमने बड़ा क्वेश्चन भी लिख के रखा है। तो टेंथ का फर्स्ट, ठीक है। आइए, रेनॉल्ड सेज दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज बिकॉज इट कैन लीड फुलिश एक्शन, ये हमने पहले भी लिख लिया और यही इसका मेन आंसर है। एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय रावण लूजिंग द मोर्सल व्हेन ही ट्राइड टू सिंग आउट ऑफ प्राइड। तो बेसिकली कैसे पता चला, जब वो समझदार, मतलब जो समझदार बन, क्यों घमंड समझदारी नहीं है ये बताने का एक एग्जाम्पल उसने ऐसे दिया कि वो गाने के चक्कर में, रावण जो था वो गाने के चक्कर में उसने अपना मुंह खोला और अपने मुंह से निवाला भी खो दिया, ठीक है। मोर्सल व्हेन ही ट्राइड टू सिंग आउट ऑफ प्राइड। द टीचिंग इज सरप्राइजिंग बिकॉज द रावण वॉज अनअवेयर ही वॉज बींग मैनिपुलेटेड बाय द फॉक्स फ्लेटरी। तो फॉक्स के उसको बेवकूफ़ बनाए जाने के बारे में उसको नहीं पता था, जो कि वो बन गया। हिज प्राइड लेड हिम टू एक्ट फुलिशली, और उसकी जो घमंड था वो एक फुलिश एक्ट में बदल गया, विच ही ओनली रियलाइज्ड आफ्टर लूजिंग हिज फूड। और उसका सिर्फ उसको तब महसूस हुआ कि वो बेवकूफ़ बन गया और उसका ये घमंड जो था ये तो एक फुलिश एक्शन की तरफ ले जाता है, जब उसके मुंह से उसका निवाला गिर गया, ठीक है। इसी के साथ 10th का सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाई डिड द थीफ विश वुड हैपन, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन। तो थीफ क्या सोच रहा था कि क्या होना चाहिए, और डिड इट हैपन, और क्या फिर वो हुआ। तो ऑप्शन आपका 10th का सेकंड, द थीफ विश्ड फॉर द कपल टू आइदर फॉल एस्लीप। तो वो सोच रहा था थीफ कि या तो कपल सो जाए, या तो वो बिल्कुल सो जाएं, या फिर और स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर मनी, या फिर ये बात करने लगे कि उनके घर में पैसे कहाँ रखे हैं, वेयर दे केप्ट देयर वैल्यूएबल्स। तो कहाँ पर उनकी ज़रूरत की चीज़ों का सामान रखा है, कहाँ पर उनकी वैल्यूएबल चीज़ें रखी हैं, जैसे जेवर, गहने, ज़वारात। दिस विश डिड नॉट कम ट्रू, और ये चीज़ जो उसकी विश थी ये कभी पूरी नहीं हुई। एज द कपल क्लेवरली एंगेज्ड इन अ कन्वर्सेशन अबाउट नेमिंग देयर चाइल्ड, जैसे कि क्लेवरली कपल ने स्टार्ट कर दिया था बात करना अपने चाइल्ड के बारे में कि हम अपने चाइल्ड का नाम क्या रखेंगे। स्पेसिफिकली यूजिंग द नेम, रामा नाम रखने की बात करने लगे, क्योंकि रामा ही नाम किसका था, कोतवाल का नाम था। इन डिफरेंट टोन्स, अलग अलग टोन्स में अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल के, विच अल्टीमेटली अलर्टेड द रियल रामा, जिससे फाइनली जो मेन रामा था, जो आपका कोतवाल था, उसको वो अलर्ट मोड में चला गया। और द विलेज कोतवाल हु देन अप्रहेंडेड द थीफ, और लास्ट में कोतवाल, जो विलेज कोतवाल था, वो थीफ को पकड़ने आ गया। तो ये आपका आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट लो, याद करो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे नहीं पता, पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, और आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको थोड़ी भी इस पेपर से हेल्प मिलती है तो मैं फिर कहूँगा वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक का एम रखते हैं 200 लाइक्स। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, तब तक के लिए बाय। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ नहीं है, बेसिकली सिर्फ सपोर्ट है। आपने पेपर देख लिया और आपको अगर उम्मीद है कि अगले पेपर का क्वेश्चन पेपर आपके पास आए, तो ये बेसिकली एक सपोर्ट है, जिससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए पेपर बनाने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।